हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, ये हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम लोग नीट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के लिए ये लेक्चर्स बेसिकली स्पेशली हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन दो अगर आप IIT JEE की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022-23 के लिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का आप पूरा अपना डाउट जो भी है कहीं भी इशू जा रहा है उसको क्लियर कर लें। तो बच्चों, ये लेक्चर हम लोग फर्स्ट लेक्चर हमारा है फिज़िक्स का, जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हर एक चीज़ मैथ वाले बच्चे को हो सकता आता हो, लेकिन जो बायो का स्टूडेंट होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से रिलेट होती है, क्योंकि आपको पता है फिज़िक्स पढ़ने जाते हैं, हर तरह के शेप्स आपको पढ़ने होते हैं, हर तरह का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको करना होता है, हर तरह की कैलकुलेशंस भी आपको मिलेंगे रिगार्डिंग द ज्योमेट्री। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री खासकर। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक चीज़ से कि सपोज़ आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या हो बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचूं जिसका नाम रखूं PQR, और मैंने बेटा अगर Q पे बोला कि ये जो जिसे आप हाइपोटेनस बोलते हैं और बेस बोलते हैं, ये दोनों, इन दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन अगर मैं थीटा मान ले रहा हूँ, कितना मान ले रहा हूँ? थीटा। और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। किसी ने बोला भाई अगर हम गलती से यहाँ खड़े हो गए और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि Q बेसिकली जिस पॉइंट पे Q है, Q पे आपका हाइपोटेनस और बेस आके मिल रहा है और ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो एज ए ऑब्जर्वर आपके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये एज ए ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ने देखा कि यार हमारे सामने थीटा एंगल बन रहा है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, जैसे किसी ने बोला भाई हमको साइन थीटा पता लगाना है। क्या लगाना है? साइन थीटा पता लगाना है। तो आप क्या बोलते हो? फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। एंड किसी ने बोला हमको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए आप क्या फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं? बेस बाई हाइपोटेनस। क्या लगते हैं बच्चा? बेस बाई हाइपोटेनस। एंड किसी ने बोला हमको क्या फाइंड आउट करना था? टेन थीटा फाइंड आउट करना था। क्या निकालना है? टेन थीटा निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला आपने पढ़ा होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस पढ़ा होगा। ठीक है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके। अच्छा सर, अगर हमको साइन थीटा पता था तो ये बताइए कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? सर हमको अगर कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेन थीटा अगर पता है तो कॉट थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपसे ये कहता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा? 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेसिकली 1 सेक थीटा के बराबर होता है। किसके? 1 सेक थीटा। एंड टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा हमारा बराबर होता है बच्चों 1 कॉट थीटा के। ठीक है ना। तो अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पता है तो आप कॉट, सेक और कोसेक फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लिखा। हमारे पास एक यहाँ पे मान लीजिए एंगल बन रहा था थीटा। फिर से वही सब कुछ लेंगे, P एंड ये हमारा R अगर हो गया, तो एज ए ऑब्जर्वर अगर फिर से आप यहाँ से देख रहे हैं, मैंने बोला भाई देखो ये हमारा अगर 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, तो किसी ने आपसे पूछा बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला यार देख, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, क्या है बच्चा? अगर एज ए ऑब्जर्वर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके लिए साइन थीटा क्या होगा? सर वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छी बात है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा? 3 है। हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो ये आप क्या फाइंड आउट करेंगे? 3/5। और बच्चों अगर इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल आपको कहीं दिख रहा है, फिजिक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करेंगे, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। तो ये जो एंगल थीटा आपको बनता हुआ नजर आएगा ये 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37। और ये कितना है आपका? 90 तो है ही है। और यहाँ बगल में कितना होता है बच्चों? 53 होता है। मतलब
अगर 3, 4, 5 के रेशियो वाला कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे तो इस तरह से आप एंगल रिलेट करेंगे। 37 के आगे क्या मिलेगा बेटा? 3 मिलेगा। 53 के सामने क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। एंड 90 के सामने आपको क्या बनता हुआ नज़र आना चाहिए? 5 नज़र आना चाहिए। तो यहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ने बोला यार कॉस थीटा बता दीजिए, क्या बता दीजिए? कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 4 है और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। किसी ने बोला टेन थीटा हमको फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है बच्चा? टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? परपेंडिकुलर बाई बेस। और किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि हमको फाइंड आउट करना था सर कोसेक थीटा, इस बच्चे को फाइंड आउट करना है मान लीजिए कोसेक थीटा, तो कैसे निकालेगा? ठीक है सर, साइन का रिवर्स कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा। तो ठीक है, कोसेक थीटा के बारे में अगर किसी ने बात किया आपसे तो आप क्या लिखेंगे बच्चा? कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा हमें पता होता है अगर, तो 4/5 अगर हमें पता है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी पता है? 4/5। और हमको अगर सेक थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे? सेक थीटा के लिए हम कॉस थीटा को उल्टा कर दें, 1/cos थीटा कर दें। तो ये क्या आएगा बेटा? 5/4 आएगा। एंड किसी ने बोला हमको कॉट थीटा फाइंड आउट करना था। सवाल में हमें पास एक कॉट थीटा आ रहा था और हमको टेन थीटा पता था। कॉट थीटा निकालने के लिए अगर किसी ने बोल दिया तो हम क्या करें? कॉट थीटा की वैल्यू सर क्या होती है? 1/tan थीटा, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेटा 4/3। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक छोटा सा प्यारा सा आपके पास एग्जांपल है। और मैंने 3, 4, 5 इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आगे हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे जहाँ इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप नोट कर चुके होंगे। अब इसे मैं इरेज करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए हम कुछ नहीं इरेज करने वाले हैं भैया, हम बेसिकली इस बच्चे को यहाँ से हटाना चाह रहे थे, है ना, और ये थीटा यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, बस हम आपको ये सिखाएंगे कि फिज़िक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं। तो ठीक है, हमने एज इट इज़ बना दिया। मैं फिर से यहाँ से थीटा हटाना चाहूँगा। सब कुछ एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी पहले मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि क्या होता है फिज़िक्स में। जो यहाँ बच्चा खड़ा था एज ए ऑब्जर्वर खड़ा था, है ना, और फिजिक्स में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। सपोज इस बार ऑब्जर्वर हमारा यहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया? आर पे आ गया। तो अगर आर पे खड़ा होके बच्चा इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहा है ना, कहाँ पे खड़ा होके? आर पे खड़ा होके राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है। इस बार मान लीजिए किसी ने बोला सर थीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा? थीटा हमारा आर पे बन रहा है। ठीक है, ओके सर, थीटा अगर आर पे बन रहा है तो ये बताइए जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको परपेंडिकुलर कौन दिखेगा? तो ये आपका पी क्यू हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बेटा? पी क्यू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इस बार ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। और पी आर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होगा? आर क्यू, जो पहले था वही रहेगा हाइपोटेनस। अच्छा, तो अभी भी फार्मूला आप यही इंप्लीमेंट करेंगे, सब कुछ एज इट इज़ होगा। ऑब्जर्वर हमारा चेंज हो गया क्योंकि फिजिक्स में इसी का कमाल है। फिजिक्स बेसिकली आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें आप मैक्सिमम पढ़ेंगे उसमें रिलेटिव चीज़ें पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन क्या बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऑब्जर्वर को पहले क्यू पे रखा, देन मैंने इसको यहाँ से रिमूव करके कहाँ पे रख दिया? आर पे रख दिया। तो फार्मूला तो एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे। बट जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल जो पीछे मैंने भी करा है, इस क्वेश्चन में मैंने बोला यार देख इस बार थीटा हमारा यहाँ बन रहा था और ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे आ गया, आर पे आ गया। कहाँ आ गया? आर पे आ गया। अब अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर आ गया तो हर एक चीज़ एज इट इज़ नहीं रहेगी, ये वैल्यूज हमारे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा? वैल्यूज हमारे चेंज हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को फिर से करते हैं। फार्मूला सब कुछ एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो ऑब्जर्वर के चेंज होने की वजह से आपके जो वैल्यूज आ रहे थे वो चेंज हो जाएंगे। इस बार ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे आ गया बच्चों? आर पे आ गया। कहाँ पे आ गया सर? आर पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ से आर पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मेरे सामने कितना एंगल बन रहा है? 4 बन रहा है। तो ये एंगल थीटा हमारा कितना होगा बच्चों? 53 होगा।
ठीक है, और ये वाला एंगल कितना होगा 37 होगा, और ये 90 डिग्री तो है ही है। बट जो पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू मिल रही थी आपको, अब इस बार चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगा यहाँ पे हमारा, या साइन 53, अगर मैंने यहाँ थीटा की जगह 53 आपको असाइन कर दिया, ये हमने थीटा कंसीडर करा था, तो साइन थीटा यानी कि 53 साइन 53 की वैल्यू अगर कोई फाइंड आउट करना चाहे तो ये हो जाएगा इस बार आपका क्या है बच्चा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये बन गया आपका बेस, और ये बन गया आपका बेटा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जहाँ था वहीं रहेगा। बस जब आप ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस ये एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस बेटा आपका एक्सचेंज हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज होने से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चेंज होती है। इसका इस्तेमाल प्योर फिजिक्स में बहुत जगह है, बहुत जगह पे है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ जो भी हम समझ रहे हैं उसमें हम साइन थीटा की वैल्यू इस बार कैलकुलेट करने जाएंगे, तो इस बार आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फार्मूला एज इट इज रहेगा, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बेटा, वैल्यू। इस बार क्या रखेंगे 4/5, इस बार क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में इस बार हो जाएगा बेटा 4/5। और हमने ये बताया कि थीटा की वैल्यू हमने क्या माना है यहाँ पे 53, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 3:4:5 का जो रेशियो होगा वो कितना एंगल बनाएंगे, कैसे एंगल बनाएंगे, ये थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया है। ठीक है सर, समझ में आया ये बात। कॉस थीटा, सर कॉस थीटा का भी फार्मूला हमको पता है, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ओहो, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है सर। तो इस बार बेस बच्चों कितना हो गया, इस बार बेस आपका हो गया 3 और हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/5। अच्छा सर, टेन थीटा बताइए। तो टेन थीटा तो भैया इस बार फार्मूला आप यही लगाएंगे, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बस आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। और वैल्यू अगर चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। परपेंडिकुलर है बेटा 4 एंड बेस है 3। ओके सर, अगर साइन थीटा आपको पता है, साइन 53 आपको पता है, कॉस 53 आपको पता है, टेन 53 आपको पता है, तो अब आप कोसेक 53, सेक 53 एंड टेन 50 कॉट 53 की वैल्यू निकालेंगे तो इसी का रिवर्स होता जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कोसेक थीटा यानी कि 53 की वैल्यू बेटा अगर लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, साइन का उल्टा, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 5/4। और यहाँ से अगर बेटा मैं क्या लिखूँ, सेक थीटा के बारे में बात करूँ आपसे, किसके बारे में, सेक थीटा के बारे में बात होगी सर, तो ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा बेटा, 5/3 हो जाएगा। घबराइए नहीं, बेसिक मैथ है और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने ऑब्जर्वर के पोजीशन को हमने चेंज करना सीखा है कि एक बार अगर यहाँ खड़ा होकर सोचेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, एक बार यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहाँ भी इस तरह की दिखेंगी, हर जगह ऐसा आपको करना पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट बायो के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ की होती है। बच्चा बायो पढ़ना गुनाह नहीं है, बस आपको अप्रोच लगाना ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होता है ना। कि फिज़िक्स अभी जैसे बच्चों एक बात आपको बताएं, आज ही हमारा नीट का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छा रैंक ले आए उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बहुत सारे बच्चे जो इस बार किसी वजह से उनके मार्क्स थोड़े कम आ गए, उनके लिए भी कोई बात नहीं है बेटा, एक साल और हम मेहनत करेंगे। आइए हमारे साथ, दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक साल नहीं हुआ, एक साल और मेहनत करेंगे, आएगा क्यों नहीं, होगा कैसे नहीं। हमारे दिमाग में बस ये बात होनी चाहिए। और अपने आप को ज़रा जज करिए कि कहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा रैंक जो आना चाहिए वो आया नहीं, मेरे मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, क्या मेरे अंदर कमी है। उसको सबसे पहले आप एक सप्ताह ले लीजिए, 7 दिन ले लीजिए और एक अच्छी सी डायरी बना लीजिए
और पहले अपने प्रॉब्लम्स को देखना शुरू करिए कि किस किस प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट में या किस सब्जेक्ट में क्या अप्स हुआ और क्या डाउन हुआ, क्या आपने अच्छा किया और कहाँ पे आपकी कमी आ रही है। तो सबसे पहले हमें एक हफ्ते के अंदर ऐसी चीज़ों की लिस्ट तैयार करनी है जहाँ पे हम लोग वीक हो रहे हैं, और मैं आपके साथ हूँ, 100% आपके साथ रहूँगा। जब तक आपकी जर्नी पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, है ना। तो आइए फिर से हम लोग लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले जो मैंने बेसिक चीज़ बात जो आपको बताई है, आपको बेसिक काम करना होगा। एक हफ्ते का टाइम निकालिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने कमियों को देखिए कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस जगह पे ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पे आप काफ़ी अच्छा है आपका कॉन्सेप्ट, जो काफ़ी अच्छा जिसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस वे में उस टॉपिक को आपने जज किया कि यार ये मेरा टॉपिक अच्छा है, उस पर खूब मेहनत करिए, उस पर पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वही आपकी ताकत है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। और जो आपका वीकनेस है, जहाँ पे आप वीक पड़ रहे हो, उसको और मजबूत बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी कॉट थीटा की। किसकी बात करते हैं बच्चों? कॉट थीटा की। सर कॉट थीटा की वैल्यू हमको नहीं आ रही थी। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं है, टेन थीटा का उल्टा कर लीजिए। टेन थीटा का उल्टा मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 3/4। क्या हो गया बेटा? 3/4 हो गया। ओके सर। तो बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या देखा कि अगर आप ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज करेंगे, Q से R पे आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला वही रहेगा, बट वैल्यू क्या होगी बेटा? चेंज हो जाएगी। वैल्यूज क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बेस बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस। जब आप क्या चेंज कर रहे हैं? लोकेशन अपना चेंज कर रहे हैं, Q से R की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने निकालना सीख लिया है। आपने ये देखा कि अगर आपका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, Q से R की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, बेसिक चीज़ आपको मैंने सिखा दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, जैसे किसी ने बोला हमको sin 30 की वैल्यू नहीं पता है, sin 45 की वैल्यू नहीं पता है, sin 0 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, sin 90 की नहीं पता है, sin 120 नहीं पता है, 135 नहीं पता है ना, 150 नहीं पता है, 180 नहीं पता है, 210 नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी बातें और सीखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग एंजॉय करते हैं फिजिक्स को। और फिजिक्स में अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। याद रखिए, अगर आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग है, मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपकी जो सबसे ज़्यादा कमी है मुझे पता है, अगर मोस्ट ऑफ द बच्चा मुझे इस समय देख रहा होगा या देखेगा आने वाले टाइम में, तो उसको एक बात का ज़रूर रियलाइज़ होगा कि यार मेरा मैथ या कैलकुलेटिव पोर्शन बड़ा वीक है। तो बच्चों बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा एफर्ट किस टॉपिक पे लगाइएगा वो मैं यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ, है ना। अगर आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो जाए तो आपकी जो प्रॉब्लम है फिजिक्स में वो मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले बेटा आप बात कर लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स की हम लोग चाहते तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स और बाकी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमें पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। और कोई भी टीचर अगर आपको ढंग से पढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स आपको समझाएगा, तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हो गया बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारी बातें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, ग्राफ है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अलजेब्रा की थोड़ी बहुत, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़नी है, बेसिक मैथमेटिक्स में आनी चाहिए। नहीं आएगा तो आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, कई सारी जगह डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, है ना। ग्राफ खींचना आना चाहिए आपको कि कौन सा ग्राफ कैसे मूव कर रहा है। स्लोप आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी ने ऐसे डिफरेंट तरह के अपने ग्राफ वगैरह दे दिए। अगर आपको स्लोप पता है तो आप बहुत सारे अननोन क्वांटिटी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिजिक्स की सबसे ज़्यादा समझ आपको बेसिक मैथमेटिक्स से आती है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है तो आप फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो आपकी मैं कमियां नहीं बता रहा हूँ,
आपको बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक पे पहले आपको इनिशियल 2 महीना सबसे ज़्यादा देना चाहिए, बाकी आप आसानी से समझ सकते हैं जब आपका ये जो मैं टॉपिक यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ना बेटा, ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए बच्चों। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आप रिपीटर बैच में या 11th में या 12th में, तो एक बात तो आपने पढ़ा होगा कि सर फिजिक्स में जनरली 2 तरह की क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं। कौन कौन सी? सर एक स्केलर होता है, स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कुछ कुछ केसेस में डायरेक्शन और डायरेक्शन की बात कर ली जाती है, लेकिन उसे टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। खैर फिजिक्स में बेसिकली 2 तरह की क्वांटिटी ज़्यादा यूज होती हैं। कौन कौन सी सर? एक आपका आता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको वेक्टर्स का पढ़ना और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझना, कैसे उनका गुणा भाग होगा, कैसे उनको जोड़ेंगे, कैसे उनको घटाएंगे, है ना, समझ में आया? तो ये वेक्टर बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। तीसरा जो टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरर एनालिसिस है ना, एरर एनालिसिस है ना। ये एरर एनालिसिस टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में नहीं मिलेगा बेटा आपको। बहुत सारे ऐसे चैप्टर में मिल जाएगा जहाँ पे बोल देगा एक क्वांटिटी हमारी इतने % से चेंज हुई तो दूसरे क्वांटिटी में चेंज पूछ लेता है, ये कॉमन है। तो एरर एनालिसिस बेटा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो 4th टॉपिक मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको फिजिक्स रियलिटी में बहुत अच्छे से सीखनी है, अपने नंबर्स को बूस्ट करना है, तो ये 3 टॉपिक अच्छा रखिए और चौथा टॉपिक खूब मेहनत करिए। मैंने बताया 2 महीने सिर्फ इन 4 चैप्टर में खर्च करिए। अगला टॉपिक हम लिख रहे हैं बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये ऐसे ही टॉपिक्स हैं, नहीं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी ना, इंटायर फिजिक्स में यूज होने वाली चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, है ना। काइनेमेटिक्स का हर जगह यूज है, हर चैप्टर में यूज है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं जहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज नहीं हुआ हो। कोई अगर टीचर आपको बोला नहीं भैया हमारा काइनेमेटिक्स सिर्फ कक्षा 11 के फिजिक्स में है, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, तो समझ लीजिए वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे सिर्फ काइनेमेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स यूज ना हो, मैक्सिमम जगह पे काइनेमेटिक्स यूज मिलेगा आपको, है ना। तो इसे मोशन इन 1D मोशन एंड 2D मोशन, सबसे ज़्यादा आपको मैंने बोल दिया, अगर आप अपना फिजिक्स बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं बच्चों, तो ये 4 टॉपिक आपके दिल और दिमाग में 2 महीने के लिए फिक्स हो जाना चाहिए। हमारी कमी है, हमें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, हमारी कमी है, हमें वेक्टर बिल्कुल समझ में सही से नहीं आता। मैक्सिमम मैंने बताया कि फिजिक्स में 60% सवाल बच्चा गलत करता है या अप्रोच गलत करता है बिकॉज ऑफ ये 2 टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता और वेक्टर नहीं आता, ठीक है। और काइनेमेटिक्स तो भैया इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मूव करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आप लिस्ट आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ने वाले भी हैं, तो आपको काफ़ी इंटरटेनमेंट भी मिलने वाला है। आने वाले टाइम में हम लोग थोड़ा जोक सपाट भी करेंगे, बट अभी सर टाइम नहीं है ये सब करने का। ये मैं क्या बना रहा हूँ, इसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये भी बात सही है, क्यों का मतलब क्वाड्रेंट, बार बार नहीं लिखूंगा। इसे आप थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके सर ठीक है। इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये भी ठीक है सर। सर नई कौन सी बात बता दी है भैया, नई बात तो नहीं है, आप कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12 में पढ़े ही होंगे ये सब। तो इसमें क्या होता है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या इनके भाई, जैसे साइन का भाई कौन है, कोसेक है, कॉस का भाई कौन है, सेक है, और टेन का भाई कौन है भैया, कॉट है। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, मिलजुल के रहते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं भैया, ऑल पॉजिटिव, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये कितना एंगल टोटल हो रहा है भैया, 90 डिग्री हो रहा है, ओके भैया। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा कैलकुलेट करिए, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, सबकी वैल्यू पॉजिटिव। बट एक बात याद रखिएगा, थीटा हम जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं बेटा, हमेशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा नहीं सर, एक बात बताइए, अगर हम यहाँ मूव कर जाते तो ये भी तो 0 से लेकर 90 डिग्री हो रहा है ना, ये भी तो 0 से 90 हो रहा है, बट क्लॉकवाइज घूमने पे मिल रहा है। एंगल पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़
मतलब सारी वैल्यूज इन द सेंस आगे आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज साइन की, टेन की और उनके भाइयों की क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि साइन और टेन के भाई, साइन के भाई कौन है, कोसेक हैं, टेन के भाई कौन है, कॉट हैं, इन दोनों की और इनके भाइयों की वैल्यूज़ यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो जब बेटा एंगल आपका हो जाएगा 0 से लेके 180, यानी कि अब अगर आप 90 से 180 के बीच में मूव कर रहे हैं तो ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है भैया कि यहाँ पे साइन थीटा और इनके भाई यानी कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा ये पॉजिटिव होगी। बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में चाहे कॉस हो, चाहे उसका भाई सेक हो, चाहे टेन हो, चाहे उसका भाई कॉट हो, इन चारों की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगी। यानी कि जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री तक सबकी वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री तक, है ना। ओके सर, अब देखिए मूव कर जाइए इधर। सर जी अब हम जा रहे हैं किधर की ओर, सर जी हम पहुंच रहे हैं 270, यानी कि 0 से लेके 270, यानी कि कहाँ पहुँचे आप, 180 से 270 के बीच में आप पहुँच गए। 180 डिग्री से 270 के बीच में आप पहुँच गए। तो बेटा जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो ये घर स्पेशली टेन के लिए बनाया गया और उसके भाई यानी कि कॉट के लिए बनाया गया। बाकी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। ठीक है भैया, सेक, कॉस, साइन और उसका भाई कोसेक, ये चारों के चारों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। यानी कि जब एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 होगा तो वहाँ पे सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा भैया, तो चौथा क्वाड्रेंट किसके लिए बनाया गया भैया, ये घर लिखा गया है किसके नाम पे, कॉस के नाम पे, और इनका भाई कौन है, सेक है। कॉस थीटा और सेक थीटा, यानी कि जब एंगल 270 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो भैया, 270 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, देखिए ये 270 डिग्री होता है और यहाँ जब आप पहुँच जाएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कि 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर एंगल है तो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होंगे भैया, पॉजिटिव होंगे। ये सिर्फ यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी चार जो बचे हुए हैं साइन थीटा और उसका भाई कोसेक थीटा, कॉट थीटा या टेन थीटा, ये सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। याद रहेगा भैया, ये यहाँ पे पॉजिटिव और सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया बात की। किसी ने बोला एक बात बताइए सर, हम वैल्यू नहीं बताएंगे, साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री यानी कि साइन 210, सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। हमारे मन में आया यार ये तो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में गया भैया, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सर 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, सर थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा भैया, तो ये कौन होंगे, ये नेगेटिव होंगे, इनकी जो भी वैल्यूज आएगी क्या आएगी, माइनस में आएंगी। अच्छा सर, अगर मैं यही कॉस के लिए लिखता, कॉस 210, तो इसका साइन बताइए। सर 210 है, सर 210 है, 180 से बड़ा है, 270 से कम है और कॉस है, तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी सर, नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा सर, tan 210, tan 210, बात तो वही हो गई, 180 से बड़ा है 210 और 270 से छोटा है, कौने क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सर पॉजिटिव होगा। क्यों भैया, क्योंकि भैया ये घर किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट है, देखिए tan थीटा और cot थीटा का भैया घर है। अच्छा सर, बहुत मज़ा आया, ये पॉजिटिव होगा सर, समझ में आया बच्चा। ओके सर, चलिए फटाफट आप लोग बताइएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 15 डिग्री, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अरे सर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, कॉस 310 डिग्री, कि 310 बोल रहे हैं सर, ये तो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो क्या होगा भैया, इसका साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ,
270 से बड़ा और 360 से छोटा। अच्छा, चौथे क्वाड्रेंट में हो भैया, ये पॉजिटिव होगा यार। ओके सर। अच्छा, कॉस 150, 90 से बड़ा लग रहा है। अच्छा, 150 से छोटा लग रहा है। अच्छा, कौने क्वाड्रेंट में भैया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोने में हो? सेकेंड में। अरे भाई साहब, ये तो निगेटिव होगा यार, साइन के घर में घुस गया है। कौने घर में घुसा? साइन के घर में। अच्छा सर, लिख दें साइन 310। अभी देखिए, हमको पता है कॉस 310 पॉजिटिव होगा, तो अभी सी बात है साइन 310 कहाँ होना चाहिए? 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, निगेटिव होगा, दूसरे घर में घुस गया है, ये निगेटिव होगा भाई साहब। ये क्या होगा? निगेटिव होगा। अच्छा सर, बातें बड़ी अच्छी हैं, बातें बड़ी अच्छी हैं। tan 150 है, 150, 180 से छोटा, 90 से बड़ा। कौन क्वाड्रेंट में होगा भैया? सर सेकंड क्वाड्रेंट में लग रहा है, लग नहीं रहा भैया, है। साइन थीटा कोसेक थीटा के अलावा कोई भी इसके घर में आएगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा। अच्छा सर, तो tan 150 की वैल्यू क्या होती है भैया? नेगेटिव होती है यार। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ द बच्चा फंसता है छोटी छोटी बातों में। याद रखिए, बड़ी बातें आराम से याद रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें इंसान कब भूलता है उसे पता नहीं चलता। तो बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सिर्फ और सिर्फ साइन को लेके कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। और मैंने जो साइन कन्वेंशन आपको बताया, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक साइन कन्वेंशन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, एक्स वाई जेड। चलिए मैं छोटा सा इसको और मिटा दूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और इसी में मैं ऐड कर देता हूं। आप लोग को बस ये बताना है फटाफट कि साइन पॉजिटिव होगा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। चलिए खेलते हैं छोटा छोटा गेम। मैं 2 मिनट में ये आपको सिखा दूंगा कि भैया कहाँ पे कौन वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन वैल्यू नेगेटिव होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यार, पढ़ाते पढ़ाते 7-8 साल हो गया, हमने देखा है बायो का बच्चा हो या मैथो वाला बच्चा हो, बहुत जगह गलती करता है बस इस बेसिक चीज़ में, है ना। चलिए बताइए, सेक 110, बताइए बताइए, शर्माइए मत, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट बताइएगा। कॉस तो पढ़ लिया, कोसेक भैया, कोसेक आया 91 डिग्री। अरे सर इसका तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो वैल्यू निकाल पाइए ना निकाल पाइए, बस बताइए पॉजिटिव नेगेटिव, फटाफट सोचते रहिए। टेन तो हमने देखा, तो टेन का छोटा भाई कौन है? कॉट है भैया, कॉट है ना, ठीक है सर। कॉट हमने रख दिया यहाँ पे 145, हमारा मन कर रहा था। साइन सिर्फ बताना, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, साइन पूछ रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। ओके सर। उसके बाद में चलिए, सेक 210, कोसेक कहीं भी मिल गया आपसे 235, क्या मिल गया बच्चा? 235। ओके, और फिर आया कॉट 240। बस आपको मैंने बोला है बच्चा सिर्फ साइन पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? साइन पे। ओके सर, साइन पे ध्यान देते हैं। सेक 110 कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन से? सर 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेक का घर है क्या? नहीं सर। किसका घर है? साइन का घर है। क्या साइन का भाई है कोसेक या सेक? सर कोसेक होता है साइन का भाई। अच्छा भैया, तो ये कौन होंगे? ये नेगेटिव होंगे। कौन होंगे भैया? नेगेटिव साइन होंगे। आप लोग मैच करिएगा, मैंने बोला आपने बनाइए खुद से और मैच करिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कोसेक 91 कौन से क्वाड्रेंट में गया भैया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो भैया ये किसका घर है? साइन और कोसेक का ही घर है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये होगा सर पॉजिटिव। अच्छी बात है भैया, पॉजिटिव बात आपने बता दी सर, बहुत बढ़िया काम किया आपने, है ना। अच्छा सर, कॉट 145 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, किसके घर में घुसे हो? साइन के घर में घुसे हो, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी सर। अच्छा, ये भी बात सही है। सेक 210 कौन से क्वाड्रेंट में हो भैया? पहले इसे सोचो, 210 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है।
180 से बड़ा, 280 से छोटा, अरे सॉरी 270 से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो, कौन क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा घर होता है? किसका घर होता है? इसका भाई किसका है? ये तो भैया कॉस का भाई है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। घुसा किसके घर में है? tan और cot के घर में घुसा है। तो कौन सी वैल्यू छोड़ेगा? निगेटिव वैल्यू छोड़ेगा। कौन सी वैल्यू? निगेटिव वैल्यू। कोसेक 235 कोसेक है, साइन का भाई है, 235 दे रहा है। कितना दे रहा है? 235। क्या 235 270 से बड़ा है? नहीं। क्या 180 से छोटा है? 270 से छोटा है? हाँ सही है, छोटा है। 180 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो किसके क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसका घर है? कॉट का और tan का। तो भैया ये पॉजिटिव देना चाहिए नेगेटिव? सर नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉट और tan के भाई, कॉट और tan के घर में घुसा है, तो ये आएगा भैया नेगेटिव वैल्यू। कॉट 240, 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है? इसी का घर है। अपने घर में तो भैया शेरों पहलवान होता है, तो यो पहलवान है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। कौन सा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो बच्चों आई होप आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव, किसकी वैल्यू नेगेटिव। 70% गलती जो कैलकुलेशन में होती है बच्चों की इसी में होती है। मैं बोल दिया, मैं जैसे एक कैंसर पेशेंट होता है ना, तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है, तो हम लोग को समझ में आ गया है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको बस ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं। हमको पता है, या आप अपने आप से पूछिएगा जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो फंसते कहाँ हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा यहीं अटकता है, जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो बच्चा यहाँ अटकता है। और बहुत, मैंने बताया ना, 18 लाख बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं। 70% बच्चा, 18 लाख का 70% निकाल लीजिएगा, उससे ज़्यादा मेरा जहाँ तक कैलकुलेशन है करीब करीब 80% बच्चा, यानी कि 18 लाख का 80% निकाल लीजिएगा, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कितने बच्चे ऐसी छोटी छोटी बातों पे अटकते हैं। ठीक है ना। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फिजिक्स आपको आसानी से नहीं आता है। तो सबसे पहले अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर करिए, और मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।